पहले हम समझते हैं कि मानकीकरण क्या होता है। हम मानकीकरण किसको कहते हैं। एक चीज़ ध्यान रखें मानकीकरण को लेकर कि मानकीकरण शब्द मानक से बना है। मानक जिसका अर्थ होता है स्टैंडर्ड करना, स्टैंडर्ड बनाना। किसको स्टैंडर्ड बनाना? लैंग्वेज को स्टैंडर्ड बनाना। लैंग्वेज को स्टैंडर्ड बनाने की प्रक्रिया मानकीकरण कहलाती है। लेकिन ये तो समझने के लिए ठीक है कि चलो स्टैंडर्ड की बात कही जा रही है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा होता गया कि देश की आज़ादी के बाद हिंदी के विकास की जब रूपरेखा तैयार की गई और उस पर जब काम करना शुरू हुआ तो कई बार देखा गया कि कई ऐसे शब्द, कई ऐसे वर्ण हिंदी के जो हैं वह द्विभाषी अर्थ दे रहे हैं या फिर उसको समझने में दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि हमारा देश एक बहुभाषिक देश है, बहुसांस्कृतिक देश है, तो संस्कारों के प्रभाव और भाषाई विभिन्नता होने के कारण कई एक शब्द एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं या अर्थ अलग अलग होता है। वर्णों में भी यह विभिन्नता देखने को मिली। तो जैसा कि आप झ को लेकर देख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। तो हम किसे सार्थक माने, किसे हम माने कि यही होना चाहिए या ये होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए सरकार ने केंद्रीय हिंदी निदेशालय, जो कि हिंदी की रूपरेखा बनाने में एक बहुत अहम योगदान देती है, उस केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने, जो कि शिक्षा मंत्रालय के अधीन है, उसने कई मानकीकरण का रूप अपनाया। इन सभी वर्णों को, शब्दों को स्टैंडर्ड बनाने के लिए उसको मानकीकृत कर दिया। अर्थात वही शब्द जो मानकीकरण के उपरांत जो शब्द बने या जो वर्ण बना, वही आपको हमेशा प्रयोग करना है बिना किसी तर्क के। तार्किक रूप नहीं अपनाना है कि ये नहीं यही होगा, जो उसने दे दिया है वही होगा। तो इसका आधार उन लोगों ने क्या रखा, वही हिंदी का मानकीकरण कहलाता है। एक सीधे अर्थों में समझे तो वर्तनी की शुद्धता जो है वह मानकीकरण का आधार है। इसे हम वर्तनी का मानकीकरण भी कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि मानकीकरण क्या है या हिंदी मानकीकरण क्या है या फिर वर्तनी का मानकीकरण क्या है। कुछ भी पूछा जाएगा, लेकिन मानकीकरण के आधार पर प्रश्न तैयार होंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारे पास, जो दंगल झाल्टे की किताबों में लिखा हुआ है, वो है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण एक मानकीकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। संयुक्त वर्ण किसको कहते हैं, ये समझने वाली बात है कि संयुक्त क्या है, वर्ण क्या है। तो वर्ण को मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा, आप केवल इतना समझिए कि वर्ण अ से लेकर ज्ञ तक जो हमारे पास दिया हुआ है वह वर्ण है। वह सभी वर्ण है, स्वर और व्यंजन बाद में है, पहले वर्ण है। ठीक है। संयुक्त क्या है, जब एक वर्ण दूसरे वर्ण से मिलेगा, जैसे क मिल जाता है, प क मिल जाता है, जब भी मिलेगा तो ऐसे जो मिलने वाले जो वर्ण होंगे उन्हें संयुक्त वर्ण कहते हैं। और ऐसे जब वर्ण मिलते हैं तो उनका सही रूप क्या होगा, हम उसे किस रूप में रखने की कोशिश करेंगे, और वैसे शब्दों का, वैसे वर्णों का जिनमें संयुक्त वर्ण प्रयोग में आते हैं, वैसे शब्दों का हम प्रयोग किस आधार पर करेंगे, इसकी एक पूरी की पूरी नियम प्रणाली बनाकर रखी गई है, जिसका हमें अनुसरण करना होता है। इस संयुक्त वर्ण के अंतर्गत पहले आता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, खड़ी पाई वाले व्यंजन। खड़ी पाई वाले व्यंजन, खड़ी पाई वाले व्यंजन, इसे समझे पहले। ये खड़ी पाई वाले व्यंजन क्या होता है। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे पास जो वर्ण है, जैसे अ, यहाँ खड़ी पाई वाले व्यंजन बोला है, व्यंजन। अव्यंजन नहीं होता, स्वर होता है। तो हम पहले ये देखते हैं ख। ये ख में ये जो पाई लगता है ना, इसी पाई को हम कहते हैं खड़ी पाई। ग,
ये जो पाई लगा ना, इसी को कहते हैं खड़ी पाई। ज्ञ, ये जो पाई लगा इसी को कहते हैं खड़ी पाई। च, ये जो पाई लगा इसी को कहते हैं खड़ी पाई। इया, ये जो पाई लगा इसी को कहते हैं खड़ी पाई। कहने का मतलब है कि यह खड़ी पाई जो है, ऐसे जब वर्ण हमारे पास बहुत है, एक्चुअली ऐसे ही ज़्यादा है हमारे पास, तो ऐसे वर्णों का हम किस तरह से संयुक्त रूप तैयार करेंगे, उसके आधार पर एक नियम बनाया गया कि खड़ी पाई वाले व्यंजन का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर तैयार किया जाता है। मतलब अब हम उदाहरण की तरफ देखते हैं, तब समझ में आएगा। ये बोला गया है कि खड़ी पाई वाले का व्यंजन जो बनेगा, खड़ी पाई वाले जो व्यंजन होंगे उनका संयुक्ताक्षर जब तैयार होगा तो खड़ी पाई हट जाएगा। कैसे, देखते हैं हम। उदाहरण में देखिए, राष्ट्रीय है। उदाहरण में क्या है, राष्ट्रीय। अब यहाँ पे हम इसको समझते हैं, इसी चीज़ को यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, रा पूरा स ट्री, ये उच्चारण के आधार पर आधा श होना, ये दोनों जुड़ने चाहिए उच्चारण के आधार पर, यानी मूर्धन्य स और ट दोनों जुड़ने चाहिए। अब ये दोनों व्यंजन जब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं तो नियमता क्या बोला गया है कि खड़ी पाई वाले व्यंजन जो है वो आधा हो जाएगा। अब ये खड़ी पाई है, ये खड़ी पाई वाला व्यंजन जो है ये आधा हो जाएगा। आधा होने का मतलब वो हट जाएगा, एक तरह से मानिए कि वो हट जाएगा। ये जब व्यंजन किसी में लगा रहता है ना, तो ये दो चीज़ें सामने रखता है। ये देखिए हट के यहाँ पे ये सही रूप आता है। याद रखिएगा, ये जब व्यंजन यहाँ, ये जब खड़ी पाई लगे रहते हैं तो इसका मतलब यह है कि व्यंजन में स्वर मिला हुआ है। इसका मतलब यही है, अगर ये लगा हुआ है तो व्यंजन में स्वर मिला हुआ है। इसका मतलब ये होता है, ये स्वर मिला हुआ है। तो जब भी हम व्यंजन, दो व्यंजनों को जोड़ेंगे, उसका संयुक्ताक्षर बनाएंगे, तो हम उसके, एक दूसरी भाषा में बता रहा हूँ, हम व्यंजन के स्वर को हटा देंगे, एक व्यंजन के स्वर को हटा देंगे। कहने का मतलब खड़ी पाई को हटा देंगे। यही है खड़ी पाई वाले व्यंजन। उसी तरह कई और उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे स्वीकृति। स्वीकृति, अब स्वीकृति क्या है, इसमें देखिए कि स वी कृ ति, स्वीकृति। अब इसका व्यंजन किस तरह तैयार किया गया है, इसको ये व, ये भी व्यंजन, और ये स, ये स, ये व, दोनों व्यंजन है। दोनों का हम संयुक्त रूप कैसे बनाएंगे, इस खड़ी पाई को हटाकर तैयार करेंगे। तो ये हट गया और यहाँ पे हमने स्वीकृति बना दिया। इस खड़ी पाई को हमने यहाँ से हटा दिया, ये बन गया स्वीकृति। तो ऐसे इस समस्या के समाधान के लिए, यानी दो व्यंजन, खड़ी पाई वाले जब दो व्यंजन एक साथ जुड़ेंगे तो ऐसे में क्या समस्या आएंगी, और उस समस्या का समाधान हमें ये खड़ी पाई को हटाकर करना है। इसी तरह हम और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिसमें न्यास एक है, न्यास, न्यास। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे, न्यास लिख सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, इस न को हमने आधा कर दिया। आधा मतलब हमने इसके खड़ी पाई को हटा दिया, ये खड़ी पाई हट गया, न्यास बन गया। ठीक है, तो ये खड़ी पाई हटाकर हमने इस व्यंजन के साथ इस व्यंजन को जोड़ दिया। याद रखिएगा, जब भी किसी भी वर्ण का आप खड़ी पाई हटा देते हैं तो इसका मतलब यह है कि वह, उस वर्ण से आपने स्वर हटा दिया है, उस वर्ण से आपने वॉवेल हटा दिया है। कोई भी व्यंजन बिना स्वर के मेल से नहीं बनता है, कोई भी व्यंजन बिना स्वर के मेल से नहीं बनता है। हम अगर क प्लस अ ऐसे लिखेंगे तभी यह क तैयार होगा, तभी यह क बनता है। जैसे ही हम क के नीचे हलंत लगा देते हैं या फिर क को आधा कर देते हैं, यानी उसके इस रूप को हटा देते हैं, ये घुंडी वाले रूप को हटा देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने स्वर के स्वरूप को ख़त्म कर देता है, उसका स्वर वहाँ से हट जाता है।
ये दूसरा नियम बनेगा अभी। फिलहाल मैं स्वीकृति, न्यास, राष्ट्रीय वगैरह इन सभी चीज़ों पर बता रहा था। चलिए थोड़ी देर के लिए इसको भी समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए ख है तो ख जो है वह ख हलंत प्लस अ इस रूप में बना हुआ है, यानी इसमें स्वर लगा हुआ है। ये एक व्यंजन वर्ण है, लेकिन व्यंजन वर्ण तभी तैयार होगा जब स्वर उससे जुड़े रहेंगे। बिना स्वर के जुड़े कोई भी व्यंजन तैयार नहीं होगा। और जैसे ही हम यह कहते हैं कि इसके हम खड़ी पाई को हटा देंगे, अर्थात हम इसको आधा कर देंगे, अर्थात हम इसके स्वर को हटा देंगे। समझ में आ रही बात है? तीन चीज़ें यहाँ पर है, तो ये तीनों की तीनों चीज़ें समझने वाली बात थी। एक लाइन में जो किताबों में और जो आंसर शीट में लिखना है वह यही होगा कि खड़ी पाई वाले व्यंजन जो होंगे उन व्यंजनों, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त अक्षर, संयुक्त वर्ण हम खड़ी पाई को हटाकर तैयार करेंगे। खड़ी पाई को हटाकर बनाया जाता है, जैसे राष्ट्रीय, स्वीकृति, न्यास।